अंधेरा है। एक कमरा जो कभी ताकत और महत्वाकांक्षा का केंद्र था, अब एक मकबरे जैसा लगता है। तुम वहां बैठे हो, एक मजबूत आदमी जिसकी परछाई अब टूटी हुई और खोखली है। तुम्हारी आंखों के सामने एक चेहरा घूमता है, नाजुक, मासूम, आंसुओं से भीगा हुआ। वो चेहरा जिसे बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी। तुम सोचते हो, मैंने सब कुछ दिया। तुमने उसे अपना समय दिया, अपनी ताकत दी, अपनी आत्मा का हर टुकड़ा दिया। तुम उसके शूरवीर थे, उसके रक्षक। तो फिर तुम यहां क्यों हो, इतने अकेले, इतने टूटे हुए? तुम्हारी ताकत कहां गई? तुम्हारा वो आत्मविश्वास जो पहाड़ों को हिला सकता था, अब कहां है? जवाब तुम्हारे अंदर नहीं है। जवाब उस जाल में है जिसमें तुम फंसे थे। एक ऐसा जाल जिसे प्यार से नहीं बल्कि मनोविज्ञान से बुना गया था। इसे कहते हैं दया का जाल। यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो अक्सर महिलाएं उन पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं जिन्हें वे तोड़ना चाहती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारी रक्षा करने की प्रवृत्ति को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देती है। यह कैसे काम करता है? इसकी शुरुआत होती है भेद्यता के प्रदर्शन से। वो तुम्हें अपनी दुख भरी कहानियां सुनाती है, उसका दर्दनाक अतीत, दुनिया का अन्याय, वो लोग जिन्होंने उसे धोखा दिया। वो खुद को एक टूटे हुए पक्षी के रूप में प्रस्तुत करती है जिसे एक घोंसले की जरूरत है, एक ऐसा घोंसला जिसे सिर्फ तुम बना सकते हो। और तुम्हारे अंदर का नायक जाग जाता है। तुम्हारी जैविक प्रोग्रामिंग, तुम्हारी सामाजिक कंडीशनिंग, सब कुछ तुम्हें उसे बचाने के लिए प्रेरित करता है। तुम उसकी समस्याओं को हल करना शुरू कर देते हो, पहले छोटी छोटी, फिर बड़ी बड़ी। तुम उसके आंसू पोंछते हो, उसके दुश्मनों से लड़ते हो, उसके बिलों का भुगतान करते हो। हर बार जब तुम उसकी मदद करते हो, तुम्हें एक पल की संतुष्टि मिलती है। तुम्हें लगता है कि तुम उपयोगी हो, कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसे ठीक कर रहे हो। लेकिन सच तो यह है, वो ठीक नहीं होना चाहती। उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत है, उसका संकट ही उसका नियंत्रण का साधन है। यह एक अंतहीन चक्र है। जैसे ही तुम एक समस्या का समाधान करते हो, दूसरी पैदा हो जाती है। एक नया संकट, एक नया नाटक, एक नया आंसू, वो तुम्हें दुनिया से अलग कर देती है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, जो कोई भी उसकी भेद्यता पर सवाल उठाता है, वो दुश्मन बन जाता है। वो कहती है, सिर्फ तुम मुझे समझते हो। और यह तुम्हारे अहंकार को और भी मजबूत करता है, तुम्हें जाल में और भी गहरा खींचता है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसकी जरूरतों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम्हारे अपने सपने, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं सब पीछे छूट जाते हैं। तुम थक जाते हो, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और अक्सर आर्थिक रूप से भी। जिस कुएं से तुम उसे पानी दे रहे थे, वह अब सूख चुका है। और यही वो क्षण है जब जाल अपना काम पूरा करता है। जब तुम कुछ और देने में असमर्थ हो जाते हो, तो तुम अचानक स्वार्थी और असंवेदनशील बन जाते हो। वो तुम्हें दोषी महसूस कराती है। इतने सब के बाद तुम मुझे छोड़ रहे हो, वो रोती है। और उसका हर आंसू तुम्हारे आत्म मूल्य पर एक हथौड़े की तरह पड़ता है। यह है टूटने का बिंदु। जब एक मजबूत आदमी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी विफलता है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। विक्रम, एक सफल वास्तुकार, आत्मविश्वास से भरपूर, अपने दोस्तों के बीच एक स्तंभ। फिर उसकी मुलाकात माया से होती है, एक कलाकार जिसकी आंखें एक दुखद कविता की तरह थीं। उसने विक्रम को अपने टूटे हुए टुकड़ों की कहानियां सुनाई। विक्रम अपने स्वभाव के अनुसार उसे ठीक करना चाहता था। उसने माया को एक नया स्टूडियो दिलाया, उसके कर्ज चुकाए और उसे भावनात्मक समर्थन का एक किला प्रदान किया। माया का संकट कभी खत्म नहीं हुआ। उसके मकान मालिक बुरे थे, गैलरी के मालिक धोखेबाज थे, उसका परिवार उसे नहीं समझता था।
हर दिन एक नई लड़ाई थी जिसे विक्रम को लड़ना था। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, विक्रम, तुम खुद को खत्म कर रहे हो। लेकिन माया ने उसे विश्वास दिलाया कि वे बस जलन कर रहे हैं, कि वे उनके खास रिश्ते को नहीं समझ सकते। एक दिन विक्रम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसे वह सालों से बना रहा था, खतरे में पड़ गया। उसे अपने पूरे ध्यान की जरूरत थी। उसने माया से कहा कि उसे कुछ समय के लिए ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। यह पहली बार था जब उसने अपनी जरूरतों को पहले रखा। माया का जवाब, एक बड़ा भावनात्मक विस्फोट। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम भी बाकी सबकी तरह स्वार्थी हो। उसने उस पर उन सभी एहसानों का बोझ डाल दिया जो उसने कभी नहीं मांगे थे। उसी पल विक्रम टूट गया, अपने प्रोजेक्ट की विफलता के बोझ तले नहीं, बल्कि इस एहसास के बोझ तले कि उसका प्यार, उसका बलिदान एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसने जाल को देख लिया था, और यह एहसास किसी भी वास्तुशिल्प विफलता से ज्यादा विनाशकारी था। तो तुम इस जाल से कैसे बच सकते हो, या अगर तुम पहले से ही इसमें फंसे हो तो कैसे बाहर निकल सकते हो? पहला कदम है पहचानना। वैधता और गणना की गई लाचारी के बीच के अंतर को समझो। एक सच्चा साथी तुम्हारी ताकत का सम्मान करेगा, उसे लगातार खत्म नहीं करेगा। वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे पीछे नहीं छिपेगा। दूसरा, सीमाएं निर्धारित करो। तुम्हारी मदद एक उपहार होनी चाहिए, एक दायित्व नहीं। यह कहना ठीक है, अभी नहीं। यह कहना ठीक है, तुम्हें यह खुद करना होगा। अपने नायक बनने की इच्छा पर सवाल उठाओ। क्या तुम सच में मदद कर रहे हो, या तुम सिर्फ किसी को अपनी निर्भरता में सक्षम बना रहे हो? सच्ची ताकत किसी को बचाने में नहीं है। सच्ची ताकत यह जानने में है कि किसे बचाया नहीं जा सकता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को कब बचाना है। दया एक गुण है, लेकिन जब इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यह एक अभिशाप बन जाती है। उस कमरे में बैठे हुए उस टूटे हुए आदमी को याद रखो। वो तुम हो सकते हो, या शायद वो तुम हो, लेकिन अब तुम जाल को जानते हो। तुम धागों को देख सकते हो, और जो तुम देख सकते हो उससे तुम खुद को आजाद कर सकते हो।